अच्छा, तो आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दर्द की जिसने बहुत से लोगों की नींदें उड़ाई हुई हैं। निचले हिस्से की कमर और टांग का दर्द। अक्सर जो दर्द हमें महसूस होता है ना, उसकी असल वजह वो नहीं होती जो बाज़ाहिर लग रही होती है। तो चलिए इस मेडिकल डिटेक्टिव सफ़र पर निकलते हैं और सायाटिका के सुलझाए हुए मसले को थोड़ा डीपली, बिल्कुल साइंटिफिकली समझते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक बड़ा ही अहम सवाल। क्या वो दर्द जिसे आमतौर पर सब सियाटिका कह देते हैं वाकई सियाटिका ही है, या फिर ये कोई और ही मसला है जो भेस बदलकर सामने आया है? ये सवाल इसलिए इतना क्रूशल है क्योंकि गलत तशखीस का हमेशा एक ही मतलब होता है, और वो है गलत इलाज। और हमें बिल्कुल ठीक रूट कॉज तक पहुंचना है। तो आज हम इन 5 स्टेप से गुजरेंगे। पहला, सियाटिका का राज। दूसरा, असल वजूहात की तलाश। तीसरा, सियाटिका के बहरूपिये। चौथा, दर्द क्यों बाकी रहता है। और आखिर में, आराम हासिल करने का असल रास्ता। हिस्सा पहला, सियाटिका का राज। एक अलामत, बीमारी नहीं। यहां सबसे पहले इस एक बड़ी गलतफहमी को क्लियर करना बहुत जरूरी है। बात असल में यह है कि साइटिका कोई बीमारी नहीं है। जी हां, ये दरअसल किसी और अंदरूनी मसले की अलामत है। होता कुछ यूं है कि हमारे जिस्म की सबसे लंबी नर्व, जिसे सियाटिक नर्व कहते हैं, जब उस पर किसी चीज का दबाव पड़ता है तो कमर से टांग तक एक करंट जैसा शूटिंग पेन होता है। मेडिकल जबान में इसे रेडिकुलोपैथी भी कहते हैं। मतलब प्रॉब्लम कहीं और है, बस नजर यहां आ रही है। और ये जानना काफ़ी हैरानकुन है कि ये मसला कितना कॉमन है। तकरीबन 40% लोग अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी इस लैंसिंग करंट जैसे दर्द का तजुर्बा ज़रूर करते हैं। 40%! ये नंबर क्लियरली बताता है कि इस राज को समझना हम सब के लिए कितना ज़रूरी है। हिस्सा दूसरा, असल वजूहात की तलाश, रीढ़ की हड्डी के मुजरमों की तहकीक। तो चलिए अब स्पाइन के अंदर देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है जो इस दर्द का सबब बनता है। इन दो कंडीशंस को आसानी से समझने के लिए एक जेली डोनट की मिसाल लेते हैं। बल्जिंग डिस्क बिल्कुल ऐसे है जैसे डोनट की जेली सिर्फ बाहर की तरफ जोर लगा रही हो, लेकिन उसकी सख्त बैरूनी तह इंटैक्ट हो। लेकिन हर्निएटेड डिस्क में क्या होता है? डोनट फट जाता है और जेली बाहर आ जाती है। जब ये अंदर का मवाद लीक होकर L4, L5 या S1 नर्व रूट्स को दबाता है ना, तो वहां से शदीद तकलीफ शुरू हो जाती है। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट सुने। एक हर्निएटेड डिस्क सिर्फ नर्व पर मैकेनिकल दबाव नहीं डालती। इस लीक होने वाले मटेरियल में एक खास केमिकल होता है, हाइलुरोनिक एसिड। ये बिल्कुल किसी तेजाब की तरह काम करता है और नर्व्स में शदीद सूजन और जलन पैदा कर देता है। सो बेसिकली ये एक डबल वैमी है, फिजिकल कंप्रेशन भी और सिवियर केमिकल इन्फ्लेमेशन भी। अच्छा, डिस्क्स तो इनमें मेन ऑफेंडर्स हैं ही, लेकिन स्पाइन में कुछ और इश्यूज भी हो सकते हैं जो बिल्कुल सियाटिका जैसा ही दर्द देते हैं। मसलन स्पाइनल स्टेनोसिस, जिसमें नर्व्स के गुजरने का रास्ता ही तंग हो जाता है, या डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज, जहां एज के साथ डिस्क्स का नेचुरल पानी सूखने लगता है। और फिर स्पॉन्डिलोलिस्थीसिस, जहां एक वर्टिब्रा खिसक कर दूसरे के ऊपर आ जाता है। नतीजा वही सेम, बिल्कुल सियाटिका जैसा रेडिएटिंग पेन। हिस्सा तीसरा, सायाटिका के बहरूपिये, जब कसूर रीढ़ की हड्डी का ना हो। अब उन कंडीशंस का पता लगाते हैं जो दिखने में तो सायाटिका हैं, पर एक्चुअली स्पाइन का उनसे कोई लेना देना ही नहीं। असल सायाटिका और पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम के दरमियान बहुत वाज़ेह फ़र्क होता है। देखें, अगर दर्द लोअर स्पाइन से स्टार्ट हो तो ये ट्रू सायाटिका हो सकता है। लेकिन अगर दर्द डीप बटक से शुरू हो और ख़ास तौर पर बैठने या सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद तेज़ हो जाए, तो बहुत चांसेस हैं कि स्पाइन बिल्कुल ठीक है, बल्कि बटक का एक छोटा टाइट पट्टा सैटिक नर्व को दबा रहा है। हैरान की बात यह है कि पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम मर्दों की निस्बत ख़वातीन में 6 गुना ज़्यादा पाया जाता है। जी हाँ, 6 टाइम्स। इसकी सबसे बड़ी वजह फिजिकल और एनाटॉमिकल डिफरेंसेस हैं, जैसे कि वाइडर हिप्स, जिसे क्यू एंगल भी कहा जाता है। इस वाइड एंगल की वजह से उस छोटे से पट्टे पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। एक और बड़ा इंपोस्टर है सैक्रोइलियाक जॉइंट डिस्फंक्शन। इसे आइडेंटिफाई करने के लिए बड़ा ही सिंपल सा 14 फिंगर टेस्ट होता है। बस एग्जैक्टली वहां पॉइंट करना होता है जहां दर्द हो, आंखें बंद करके। अगर दोनों बार निशान एसआई जॉइंट के बिल्कुल ऊपर आए तो कसूर स्पाइन का नहीं बल्कि इस जॉइंट का है। और याद रखें, इस जॉइंट का दर्द अमूमी तौर पर घुटने से नीचे क्रॉस नहीं करता। हिस्सा चौथा, दर्द क्यों बाकी रहता है, मुसलसल रहने वाला न्यूरोलॉजिकल राज। अब उन केसेस को देखते हैं जहां तकलीफ महीनों तक बरकरार रहती है, तो चेक करना पड़ता है कि आखिर जिस्म हील क्यों नहीं हो रहा। यहां आकर मामला थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हर्निएटेड डिस्क ठीक हो चुकी होती है, स्ट्रक्चरल इशू पूरी तरह रिजॉल्व हो जाता है,
लेकिन हमारा नर्वस सिस्टम दर्द के कंटिन्यूअस हाइपर अलर्ट लूप में फंस जाता है। दिमाग दर्द के सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता रहता है। इस प्रोसेस को सेंट्रल सेंसिटाइजेशन कहते हैं, जहां फिजिकल डैमेज ठीक होने के बाद भी दर्द बिल्कुल वैसे ही महसूस होता रहता है। खैर, हमारी कुछ रोजमर्रा की ऐसी मिस्टेक्स भी हैं जो हीलिंग प्रोसेस को बहुत स्लो कर देती हैं। मसलन घंटों तक लगातार बैठे रहना या फिर गलत एक्सरसाइजेस करना, जैसे खड़े होकर आगे झुककर पांव के अंगूठे छूना। ये मूव एक्चुअली सैटिक नर्व को एग्रेसिवली स्ट्रेच करता है और प्रॉब्लम को मजीद बढ़ाता है। इसके अलावा नर्व की इन्फ्लेमेशन को अनट्रीट छोड़ना और सिम्टम्स को लंबे अरसे तक इग्नोर करना, ये सब चीज़ें ठीक होने के अमल को बहुत पीछे धकेल देती हैं। हिस्सा 5वां, आराम का रास्ता, सायाटिका के केस को बंद करना। अब आखिर में देखते हैं वो एक्शनेबल कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पाइपलाइन जो वाकई इस दर्द को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हमें ये बताता है कि तकलीफ शुरू होने पर प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट एक्चुअली एक बहुत बुरा आइडिया है। पहले 1-2 हफ्ते आराम, मेडिकेशन और आइस एंड हीट थेरेपी की जाती है, लेकिन उसके बाद जेंटली मूव करना, फिजिकल थेरेपी और नर्व ग्लाइडिंग बहुत क्रूशियल हैं। अगर फिर भी बेहतरी ना हो तो हफ्ते 4 से 6 के दरमियान एपिड्यूरल इंजेक्शंस की तरफ जाया जा सकता है और सर्जरी का ऑप्शन सिर्फ आखिरी में आता है। और ये जानना बहुत ही ज़्यादा तसल्ली बख्श है कि प्रैक्टिकली 90% लोग सिर्फ इन्हीं बेसिक और नॉन सर्जिकल मेथड से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। 90%, मतलब मेजॉरिटी केसेस में सर्जरी के बिना ही कंप्लीट और सेफ रिकवरी मुमकिन है। लेकिन हाँ, कुछ रेड फ्लैग्स यानी खतरे की निशानियां ऐसी जरूर हैं जिन पर फौरन ध्यान देना चाहिए। अगर ब्लैडर या बावल का कंट्रोल लूज हो रहा हो, टांगों या बाजुओं में अचानक तेजी से कमजोरी आ जाए या ग्रॉइन और सैडल के हिस्से में सुन्नपन महसूस हो, तो इन्हें हरगिज इग्नोर नहीं करना। ये इंतहाई सिवियर नर्व कंप्रेशन की अलामात हैं जिनके लिए फौरी तौर पर इमरजेंसी मेडिकल केयर की ज़रूरत होती है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिर में अपने आप से ये ज़रूर सोचिए कि ऐसी कौन सी आदत है जिसे आज ही बदला जा सकता है, चाहे वो काम के दौरान बैठने का पोस्चर बेहतर करना हो या कोई गलत स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो फौरन रोकनी हो। दर्द की साइकिल को ब्रेक करने के लिए वो पहला छोटा स्टेप आज क्या हो सकता है?